ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಇವಾಗ ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. इस योजना के तुरंत शुरू करते हुए जब तक आवश्यक अतिशय चावल उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण डीबीटी योजना के तहत उनके बैंक खातों में प्रति किलोग्राम चावल के लिए 34 रुपये हस्तांतरित करेंगे। चाहे इसके लिए कोई भी त्याग करना पड़े, मेरी सरकार इस योजना को लागू करेगी। जो सरकार भूखों को खाना खिलाने में विफल रहती है वह जन विरोधी सरकार कहलाती है। इंदिरा कैंटीन की स्थापना गरीबों, श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, बेघरों आदि की भूख मिटाने के लिए की गई थी। इन कैंटीनों ने लाखों लोगों की भूख मिटाई है। हम इन्हें और भी प्रभावी ढंग से चलाएंगे। मेरी सरकार अन्न भाग्य योजना और इंदिरा कैंटीन के माध्यम से राज्य को भूख मुक्त बनाएगी। युवा निधि योजना के तहत जो वर्ष 22-23 में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन 6 महीने बाद भी बेरोजगार हैं, उन स्नातकोत्तरों छात्रों को 3,000 रुपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना के तहत उन्हें 24 महीने की अवधि के लिए या रोजगार मिलने, स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने जो भी पहले हो तक यह भत्ता दिया जाएगा। इससे युवाओं और उनके परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता और सम्मान मिलेगा। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली से करीब 2.14 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे राज्य के 98% परिवार इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे मेरी सरकार को बहुत खुशी हो रही है। मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गृह लक्ष्मी योजना लागू की है। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे महंगाई झेल रही महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। मेरी सरकार को यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि महिलाओं को मुफ्त बस सेवा प्रदान कर रही है। इस योजना में पहले ही दिन से लगभग 50 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। यह समाज के आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज दुनिया के कई देश जन केंद्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहे हैं। इन देशों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा मजबूत हो रही है। यह अमीरों और गरीबों के बीच अंतर को कम करने में मदद कर रहा है। मानवीय और विकास संबंधी विचारों के साथ आर्थिक नीति विकसित करने से कुछ लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण समाप्त हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए लाभदायक है जो बढ़ती कीमतों और कम आय से जूझ रहे हैं। मेरी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से विकास का नया मॉडल बना रही है और लागू कर रही है। मेरी सरकार लोगों को उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति में हिस्सा देने की दिशा में काम कर रही है। इसमें सरकार संविधान के अनुच्छेद 38, 39 ए, बी और सी में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भी लागू कर रही है। इन सिद्धांतों को सरकारों को शासन करने और कानून बनाने के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार जिस दिन ये निदेशक सिद्धांत लोगों के अधिकार बन जाएंगे, नागरिकों को संतुष्टि मिलेगी। ये शब्द मेरी सरकार के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है। विभिन्न कारणों से हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त हो गया है कि यह लगभग संस्थागत हो गया है। इसे खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। मैं इस चुनौती का सामना करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए
आपका सहयोग चाहता हूं। यह सरकार इस संबंध में सभी आवश्यक प्रशासनिक और वैधानिक उपाय करेगी। मेरी सरकार शासन को एक पवित्र कर्तव्य मानती है। गरीबों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही मेरी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी जाति, धर्म और वर्गों के लोगों को उनका उचित हिस्सा मिले। अधिकांश जनसंख्या सुशिक्षित हो रही है और उन्नत तकनीक पूरी दुनिया में फैल रही है। इस बीच समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की क्षमता रखने वाले मुट्ठी भर लोगों के बुरे विचार सिर उठाने लगे हैं। 1000 साल से भी अधिक समय से यह आधार तैयार किया गया है कि कर्नाटक का सच्चा दर्शन यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ आए। इस बार कर्नाटक के लोग कर्नाटक की प्रेम और सह-अस्तित्व की गौरवशाली संस्कृति के पक्ष में खड़े हैं। हमारी सरकार लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पवित्र आदर्शों और अच्छे विचारों को अपनाया जाएगा और लोगों को एक साथ लाने के सभी उपाय किए जाएंगे। मेरी सरकार कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को समान प्राथमिकता देकर एक आधुनिक कर्नाटक का निर्माण करना चाहती है। स्कूली शिक्षा को समाज की नींव के रूप में मान्यता दी गई है। मेरी सरकार प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के लिए मेरी सरकार विशेष योजनाएं बनाएगी और लागू करेगी। हम इस समझ से निर्देशित होते हैं कि प्रत्येक बच्चा भी राष्ट्र की संपत्ति है। शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी मेरी सरकार की जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्वान प्रोफेसरों के साथ साथ किसानों, कारीगरों और विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय दिग्गजों जो स्थानीय ज्ञान के भंडार हैं की भागीदारी आवश्यक है। मेरी सरकार आवश्यक शैक्षणिक कार्यप्रणाली तैयार करेगी और कार्यान्वित करेगी। हमें अपनी शिक्षा में एक ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जहां करुणा, बुद्धि और कौशल एकजुट हो। मेरी सरकार समग्र शिक्षा बनाने के लिए एक प्रणाली बनाएगी जिसमें हाथ, मस्तिष्क, हृदय और बुद्धि के माध्यम से कौशल शामिल होंगे। यदि यह संभव होना है तो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें विशेषज्ञ, विचारशील लोग एवं बुद्धिमान लोग पूरी तरह से निर्भीक, खुले, उदार, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक माहौल में भाग लें। हम एक उत्कृष्ट उच्च शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए तैयार हैं। मेरी सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे बच्चों की वृद्धि और विकास पर पूरा ध्यान देगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भूमि की सुरक्षा के संबंध में PTCL अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। मेरी सरकार उत्पीड़ित समुदायों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, सशक्त बनाने के लिए सभी उपाय करेगी ताकि वे नौकरियां प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। मेरी सरकार नागरिक, श्रमिकों, ड्राइवरों, रेहड़ी पटरी वालों, कपड़ा श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, असंगठित और गीग श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, देवदासियों, यौन अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों का कल्याण करेंगे। इसके अलावा मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा, छात्रावास, आवास और रोजगार विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से कई योजनाएं बनाएगी और कार्यान्वित करेगी। मेरी सरकार ने सभी को उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।
यह मौजूदा संस्थागत बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा और नागरिक अनुकूल प्रणाली का निर्माण और कार्यान्वयन करेगा। साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति समाज के मानसिक स्वास्थ्य को आकार देने के साधन है। इन्हें हमारे बुजुर्गों द्वारा हजारों वर्षों से पाला पोसा गया है। विशेष रूप से कर्नाटक की संस्कृति अपनी समृद्ध और विशेष विरासत से प्रतिष्ठित है। मेरी सरकार इस बात से अवगत है कि हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वाणिज्य को दिए गए दर्जे के समान साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के विकास के लिए संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार इसके लिए सभी आवश्यक पहल करेगी। गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर बेघरों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए राज्य के लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलन को खत्म करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने के और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक के जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करके इस असमानता को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का लक्ष्य है। 2014 में लॉन्च की गई कृषि भाग्य योजना का मूल्यांकन कर्नाटक निगरानी और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। बताया गया है कि राज्य के वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसान कृषि भाग्य योजना के तहत क्रियान्वित कृषि गड्ढों, पॉली हाउस और शेड नेट खेती का उपयोग करके कृषि से अधिक आय अर्जित करने में सक्षम हुए हैं। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजना का और विस्तार किया जाएगा। मेरी सरकार इस योजना को सुदृढ़ और विस्तारित करेगी। हमारे राज्य में राजस्थान के बाद सर्वाधिक शुष्क भूमि क्षेत्र है। सिंचाई ग्रामीण विकास का मूल आधार है, इसलिए अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार हमारे राज्य में लंबे समय से लंबित सभी सिंचाई परियोजनाओं को तार्किक अंत तक ले जाने और पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ साथ किसानों की भागीदारी से झीलें, छोटी और पारंपरिक सिंचाई प्रणालियों की भी विकसित की जाएगी। कर्नाटक मूल्यांकन प्राधिकरण ने बताया है कि 2013 से 2018 तक तत्कालीन सरकार द्वारा लागू की गई पशु भाग्य योजना से जिन लाभार्थियों को गाय और भैंसें मिली, उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन योजनाओं को मजबूत किया जाएगा। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि की प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौतों को छोड़कर आकस्मिक और अन्य कारणों से मृत्यु होने पर इन जानवरों को पालने वाले लोगों को भारी नुकसान होता है। इसे कम करने के उद्देश्य से राज्य में अनुग्रह नामक योजना लागू की गई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उक्त योजना सक्रिय नहीं हो पाई है। मेरी सरकार इस वर्ष से अनुग्रह योजना को कुशलतापूर्वक लागू करेगी। हमारे किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से आता है, इसलिए पशुपालन को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसलिए मेरी सरकार का लक्ष्य चरवाहों और देहाती समुदायों के लिए आवश्यक वित्तीय ऋण सहायता आदि बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जीवन शक्ति लाना है। साथ ही मेरी सरकार घुमंतू चरवाहों की सुरक्षा के लिए एक अलग कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेयरी फार्मिंग हमारे ग्रामीण कर्नाटक की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख भाग है। डेयरी उत्पादन किसानों के जीवन का मुख्य आर्थिक आधार है।
मेरी सरकार हमारे अपने डेयरी किसानों के माध्यम से दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगी। किसान हमारे अन्नदाता है और मेरी सरकार उन्हें खाद, बीज, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर और पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मेरी सरकार कृषि व्यवस्था को समग्र दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना चाहती है। हम एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहते हैं जहां हमारे किसानों का पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियां एकीकृत हो। मेरी सरकार किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए आवश्यक बाजारों का पुनर्निर्माण करेगी। कृषि उपज बाजार समिति APMC को किसान हितैषी बनाने के लिए उनमें और सुधार किया जाएगा। मेरी सरकार जन केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। इसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों की स्थापना करना है जो यदि संभव हो तो कम समय में अधिक रोजगार पैदा करें। हमारी सरकार ने जाना है कि हमें अपने उत्पादन, वितरण और विपणन प्रणाली में न केवल पड़ोसी राज्यों के साथ बल्कि चीन जैसे दूर के देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और हम इस लक्ष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे। मेरी सरकार जन अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देगी और कम से कम 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी। मेरी सरकार पर्यटकों को राज्य में पर्यटन स्थलों की पर्यावरण और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का एहसास कराने और उनका सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और उभरती हुई तकनीक है जो अभूतपूर्व अवसरों के साथ साथ भय भी पैदा कर रही है। किसी भी तकनीक का उपयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए कई क्षेत्र देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। मेरी सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केवल सकारात्मक जनोन्मुखी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी। स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और पंचायत राज व्यवस्था के निर्माण में हमारा राज्य सबसे आगे है। हम संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की आकांक्षाओं को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार महात्मा गांधी नरेगा योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे जन अनुकूल कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। हम इसे राज्य में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। मेरी सरकार ग्राम प्रशासन और शहरी प्रशासन की एक टिकाऊ और लोगों के अनुकूल प्रणाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम जन भागीदारी से प्रदेश के सभी गांवों और शहरों को स्वच्छ तरीके से आगे बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य बनाएंगे और क्रियान्वित करेंगे। राज्य के नागरिकों को सुरक्षित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना संविधान के तहत मौलिक अधिकार के दायरे में आता है। इसलिए मेरी सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाएगी और उसे लागू करेगी। राज्य की कानून व्यवस्था को कुशलतापूर्वक बनाए रखने में जनहितैषी एवं निष्पक्ष पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मेरी सरकार एक प्रभावी पुलिस प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को बहुत महत्व देती है। इसके लिए पुलिस विभाग को महिला एवं बाल हितैषी बनाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। कर्नाटक अपनी क्षेत्रीय विविधता के लिए
जाना जाता है। कल्याण कर्नाटक, कितूर, करावली, मालेनाडु, मैसूर और बेंगलोर जैसे स्थान संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का संरक्षण और विकास कर रहे हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में इनका अपना दर्जा है। मेरी सरकार द्वारा इन सभी क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक विकास और कार्यान्वयन करेगी। हम अपने बेंगलुरु को जो देश और कर्नाटक दोनों की अर्थव्यवस्था के विकास में अहम हिस्सा दे रहा है, दुनिया का आकर्षण केंद्र बनाने का प्रयास करेंगे। मेरी सरकार सड़कों, बरसाती नालों, पार्क, खेल के मैदानों, सार्वजनिक परिवहन, पुस्तकालयों, उत्कृष्ट महाविद्यालयों, पर्यावरण अनुकूल विकास गतिविधियों, आवास, पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा सहित सभी आवश्यक नागरिक प्रणालियों की उचित योजना बनाएगी और निर्माण करेगी। मेरी सरकार यातायात की भीड़ की समस्या को यथासंभव हल करके बेंगलुरु को एक स्वस्थ, स्थायी रूप से विकसित शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के पास प्रशासन के ब्लूप्रिंट है। इसको लागू करने की इच्छा शक्ति भी है। यह अनुभव और युवाओं के मिश्रण से बनी सरकार है। मेरी सरकार लोगों के कल्याण को अपने अस्तित्व का कारण मानती है। हम सभी के लिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, सौहार्दमय, शांति का उद्यान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सद्भाव और भाईचारे के साथ रहने के हजारों पूर्वजों के सपनों को साकार करना मेरी सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी सरकार का लक्ष्य जन केंद्रित अर्थव्यवस्था, जन केंद्रित संस्कृति बनाने के लिए हमारे संतों, समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों और कवियों के दृष्टिकोण से प्रेरित विकास का समग्र मॉडल बनाना है। इसलिए कर्नाटक को देश के सामने एक मॉडल रूप में साबित करने के लिए आवश्यक योजनाएं लागू की है और उन्हें लागू कर रहा है। इस महान अभियान के लिए आप सभी का सहयोग एवं सलाह आवश्यक है। आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध और सौहार्दपूर्ण राज्य का निर्माण करें। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಲಂಚವತಾರ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರದ ದಟ್ಟಣೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ, ನಗರವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನರೇಗಾ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವದ ಅಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ತತ್ವ ಪಾಲನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮತೋಲನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. भाग्य योजना के तहत दिए गए दर्जे के समान साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के विकास के लिए संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है. मेरी सरकार इसके लिए सभी आवश्यक पहल करेगी. गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर बेघरों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए
राज्य के लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलन को खत्म करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने के और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक के जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करके इस असमानता को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का लक्ष्य है। 2014 में लॉन्च की गई कृषि भाग्य योजना का मूल्यांकन कर्नाटक निगरानी और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। बताया गया है कि राज्य के वर्षा आधारित क्षेत्रों में किसान कृषि भाग्य योजना के तहत दिए गए दर्जे के समान साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के विकास के लिए संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार इसके लिए सभी आवश्यक पहल करेगी। गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर बेघरों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए राज्य के लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलन को खत्म करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाने के और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक के जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करके इस असमानता को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का लक्ष्य है। 2014 में लॉन्च की गई कृषि भाग्य योजना का मूल्यांकन कर्नाटक निगरानी और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। बताया ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.